नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे फिर आया हूं आपके समक्ष। और इस बार जैसा कि हम जानते हैं कि ये किस्सा गोई है, कहानियों का दौर है। और कहानियां जो हैं वो बिना किसी कहानीकार की पूरी नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है, या यूं कहूं, जितना उनके विषय में कहा जाए उतना ही कम है। उनके विषय में कहना का मतलब है कि जैसे सूर्य को दिया दिखाना। आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आशा है, विश्वास है, आप उससे लाभान्वित होंगे। जी हाँ, मैं जिस व्यक्ति के विषय में बोलने जा रहा हूं, उनके विषय में जितना कहूं उतना कम है। जी हाँ, वो टीवी, रेडियो के अनेक चैनलों पर कवि सम्मेलन, हास्य कार्यक्रम, इंटरव्यू सभी में वो शामिल दिखेंगे आपको। जी हाँ, और शॉर्ट फिल्म जैसे करवा चौथ, बीते दिन, मुखौटा, उजाले की ओर, बेटी अनमोल आदि में अभिनय, निर्देशन, गायन, गीत सभी में माहिर है। जी हाँ, मैंने आपको यही कहना चाहता था। जितना इनके विषय में कहूंगा उतना ही कम होगा। उनकी प्रकाशित जो कृतियां हैं वो है अभागा राजकुमार, रिश्तों की डोर, अपना घर, गलती का एहसास, सबका अधिकार, माँ का प्यार, ऐसे अनगिनत कहानियां हैं। पुरस्कार और सम्मान के विषय में जितना कहा जाए वो भी कम होगा। जी हाँ, समाज सेवा, व्यंग, चित्रकारी, गीत, संगीत, लेखन, अभिनय, हर क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 11,000 रुपए के बाल साहित्यकार पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। राष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान। जी हाँ, और विशेष या विशेषता के बारे में बताएं तो विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर प्रति वर्ष विभिन्न शहरों में हम सब साथ साथ सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह एवं देशभक्ति से परिपूर्ण आजादी के तराने कार्यक्रम का आयोजन भी उन्होंने किया है। राष्ट्रभाषा हिंदी में निर्मित कार्टून, लघु कथाओं एवं छोटी छोटी कविताओं के द्वारा विभिन्न सामाजिक, सांप्रदायिक व अन्य विसंगतियों पर कटाक्ष करती एवं सामाजिक, सांप्रदायिक एवं भाषाई सौहार्द व मैत्री भाईचारे के प्रचार प्रसार हेतु निर्मित रंगीन पोस्टरों की एकल प्रदर्शनी खरी खरी का वर्ष 1985 में से देश के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन होता रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे और आपके, हम सब के प्रिय लेखक, कवि किशोर श्रीवास्तव जी की। आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वे केंद्र सरकार में प्रथम श्रेणी राजपत्री अधिकारी, संपादक, राजभाषा विस्तारिका, पूर्व भारत सरकार की लोकप्रिय मासिक पत्रिका समाज कल्याण के पूर्व संपादक भी हैं। और रुचियां हैं उनकी गीत, संगीत, कविता, साहित्य लेखन, चित्र, व्यंग्य, चित्रकारी, मंचीय हास्य, बच्चों के लिए कार्यशाला, अभिनय और लघु फिल्म निर्माण। आइए सीधे उनसे मिलते हैं। धन्यवाद त्रिलोकी जी। नमस्कार सर, आपने आपका तो स्वागत है। जी शुक्रिया। आपका परिचय देने का स्टाइल तो बहुत ही उम्दा है। अगर आप एक लाइन भी बोलते तो 100 लाइन के बराबर नजर आती। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आपने ज्यादा बताया और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर थोड़ा बहुत तो कम से कम खरा उतरूं। सबसे पहले मैं एक लघु कथा, चूंकि अब होली आने वाली है उस पर, जी और पिछले सालों दिल्ली और कई शहरों में दंगे भी हुए थे हिंदू मुस्लिम को लेकर, उस पर मेरी एक छोटी सी लघु कथा है। सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। स्वागत है। होली की गुजिया, यह शीर्षक है लघु कथा का। कल तक एक दूसरे की जान के प्यारे, आज एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए थे। दोनों धर्मों के बीच घृणा और नफरत की भावनाएं अपनी चरम सीमा पर थी। मोहसिन और रमन का एक दूसरे के घर आना जाना, उठना बैठना, सब कुछ पिछले हफ्ते से ही बंद था। परंतु रमन और मोहसिन कहाँ मानने वाले थे। वे अभी भी छिप छिप कर एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। जिस दिन इलाके में दोनों कौमों की दुश्मनी पूरे उफान पर थी, उस दिन भी वह दोनों छिपकर खेल कूद में मस्त थे। इधर घर वाले परेशान से उन्हें इधर उधर ढूंढने में लगे हुए थे। अचानक एक दंगाई पिस्टल लिए उनकी ओर लपका और अंधाधुंध उन बच्चों पर गोलियां चला दी। हालांकि उसके टारगेट पर रमन था, परंतु गोली लगने से जान गलती से मोहसिन की गई थी।
मोहसिन की मौत से दोनों घरों के बीच नफरत की खाई और गहरा गई थी। एक हफ्ते बाद होली थी। रमन की मां को कुछ खटक रहा था। उसे लगा आज फिर मोहसिन गुजिया खाने की आस लिए उसके घर आएगा और रमन उसकी नजरें बचाकर उसे ढेर सारी गुजिया चुपचाप ले जाकर खिलाएगा। परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोई मोहसिन रमन से गुजिया मांगकर खाने नहीं आया। आज रमन भी बहुत उदास था। होली के अगले दिन किसी ने रमन के घर का दरवाजा खटखटाया तो रमन की मां ने ही दरवाजा खोला। सामने मोहसिन की मां को देखकर वह भौचक्की रह गई थी। अभी कुछ समझ पाती वह कि मोहसिन की मां उसके आगे अपना पल्लू करते हुए भर्राए गले से बोली, बहन जी, माफ करना आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल कल रात मोहसिन मेरे सपने में आया था और आपके घर की गुजिया खाने की ख्वाहिश जता रहा था। अगर आपके पास दो चार गुजिया बची हो तो प्लीज मुझे दे दें। आपका बहुत एहसान होगा। मैं गुजिया मोहसिन की कब्र पर जाकर रख आऊंगी। शायद उसकी रूह को कुछ सुकून मिल जाए और गुजिया की मिठास दोनों कौमों में घुली जहर को भी धो डाले। मोहसिन की मां की बातें सुनकर रमन की मां की आंखें भर आई थी। उसकी गुजिया आगे बढ़ाते हुए रमन की मां ने मोहसिन की मां की तरफ उसको गले से लगा लिया था और दोनों धर्मों के बीच जो नफरत की दीवार खिंची हुई थी भर भरा कर गिर गई थी। ये होली की गुजिया लघु कथा थी। और बहुत बेहतरीन। मैं एक एक कहानी थोड़ी लंबी है, हो सकता है आधे घंटे में हो जाए। और मेरी जी जी, बहुत स्वागत पुरानी सर। बहुत बहुत पुरानी कभी फिल्मों के लिए लिखने का शौक चढ़ाया हुआ था, तो कुछ फिल्मों के लिए लिखी थी, कहीं जमा भी हुई, कुछ पता नहीं चला। मगर उसी में से एक कहानी जो मेरी कहीं न कहीं बुक की है वो मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा। आज पत्नी ने उसे सख्त हिदायत और अपना व बच्चों का वास्ता देकर उसे ऑफिस से लौटते समय शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम में दिखाकर आने को कहा था। डॉक्टर शर्मा ने उसे कई तरह की जांचें लिखकर एक सप्ताह बाद पुनः नर्सिंग होम में आने को कहा था। स्टाफ की कमी से जूझते कार्यालय में उस पर काम का बोझ इधर काफी बढ़ गया था। एक वर्ष पहले बड़े बाबूजी शर्मा जी जो रिटायर हुए थे, तब से वह पोस्ट खाली पड़ी थी। प्रशासन प्रमुख को कई बार लिखा जा चुका था, परंतु पोस्ट भरने के नाम पर कहीं कोई कार्रवाई ही नहीं होती। विमलेश का प्रमोशन भी रुका हुआ था। उस पर से काम का इतना बोझ कि वह सुबह 8 बजे घर से निकलता तो प्रायः घर पहुंचते पहुंचते उसे रात के 10-11 तक बज जाते। बस राहत होती तो शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिन, जब उस पर काम का कोई बोझ नहीं होता और वह अपनी पत्नी और दो प्यारे प्यारे बच्चों के बीच खुशहाल और भरपूर जिंदगी जी पाता था। कभी उसका सपना, यानी कि विमलेश का, कभी उसका सपना आईएएस ऑफिसर बनने का था। छोटे शहर में ही रहकर उसने इसके लिए मेहनत भी खूब की थी, परंतु शायद उसकी किस्मत में केंद्र सरकार के कार्यालय में सहायक बनना ही लिखा था, वह भी अपने शहर से दूर, हैदराबाद जैसे एक बड़े शहर में। यद्यपि उस पर माँ बाप आदि घर के किसी अन्य सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पिताजी रेलवे से रिटायर थे। पेंशन से अच्छी तरह से गुजारा हो जाता था। शहर से ही सटे गांव से सालों साल का गल्ला राशन भी प्राप्त हो जाता था। अतः भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। छोटा भाई किशन भी शहर में नौकरी से लगा हुआ था और बड़ी दीदी अपने पति और बच्चों के साथ लखनऊ में सेटल हो गई थी। जीजा जी भी अच्छी वाली पोस्ट पर थे और दीदी को भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बस दिक्कत थी तो उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ तो करना ही था। यही सोचकर उसने हैदराबाद जैसे दूर दराज क्षेत्र में 10 वर्ष पहले सहायक के पद पर अपना चयन होने पर अनमने ढंग से ही सही नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसने सोचा था इस नौकरी के साथ ही साथ वह आगे भी बड़ी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करता रहेगा। परंतु घर गृहस्थी के चक्कर में और नौकरी की व्यस्तता में देखते ही देखते 10 वर्ष कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला और वह आगे बढ़ने का कोई अन्य रास्ता तलाश ही नहीं कर पाया।
हैदराबाद में उसने एक काम जरूर अच्छा किया था, वह था अपने लिए 2 BHK का एक फ्लैट लेना। यद्यपि यह काम उसके लिए इतना आसान नहीं था, परंतु कुछ पैसा घर से मिल जाने और कुछ बैंक लोन ले लेने के कारण उसका काम कुछ आसान हो गया था। यह बात और थी कि घर का लोन चुकाने, फंड जमा करने, बच्चों की पढ़ाई और राशन आदि के खर्च के बावजूद बचत के नाम पर उसके पास बहुत कम ही धन बच पाता था। यदि कभी कुछ बचता भी तो उसका कुछ हिस्सा कभी कभार उनके गृह नगर आने जाने में ही निकल जाता। वह तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि उसे अत्यंत सुंदर, सुशील, सुसंस्कृत और गैर महत्वाकांक्षी पत्नी और ऐसे ही बच्चों का साथ मिला था जो उसकी सीमित आय और चाहतों के बीच भी हर तरह से खुश रह लेते थे। पत्नी उसे बेइंतहा प्यार करती थी। वह आधुनिक जमाने की होकर भी उसके लिए किसी सीता या सावित्री से कम नहीं थी। विमलेश बेशक अपनी व्यस्तताओं के बीच उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता था, परंतु क्या मजाल जो शीला का ध्यान उस पर से हट जाए। वो उसकी कार्यालयी व्यस्तताएं भी अच्छी तरह से जानती थी। इधर ऑफिस से घर आने पर उसे थका थका देखकर वो उसका और भी अधिक ध्यान रखने लगी थी। वो उससे कई बार कह चुकी थी कि वह थोड़ा समय निकालकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाए, परंतु विमलेश के पास इसका समय ही कहाँ था। कहने को उसके पास केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा थी, परंतु कभी कभार वह डिस्पेंसरी गया भी तो मरीजों की लंबी लंबी कतारें और डॉक्टरों के ढुलमुल रवैये के चलते उसे उल्टे पैर घर वापस लौटना पड़ता। कभी डॉक्टरों डॉक्टरों तक वह पहुंचता भी तो वह उसे गंभीरता से देखे बगैर प्राय पैरासिटामॉल या कॉम्बी फ्लेम जैसी कॉमन दवाएं थमाकर टरका देते थे। परंतु आज पत्नी की सख्त हिदायत और अपनी व बच्चों की कसम देने पर उसे ऑफिस से वापस लौटते समय डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम में जाना ही पड़ा था। डॉक्टर शर्मा ने उसे कई तरह की जांच कराने की कहकर वह कुछ प्राथमिक दवाएं देकर पुनः अगले सप्ताह बुलाया था। घर आकर आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए उसे अभी 10-15 मिनट ही हुए थे कि अचानक शीला की नजर उस पर पड़ी। वह घबराई सी उसके पास दौड़ती हुई आई। अरे, आप कब आए? क्या दरवाजा खुला हुआ था? कॉल बेल की आवाज भी नहीं आई। किसने खोल रखा था दरवाजा? ये बच्चे भी, उफ। और यहाँ आकर आप चुपचाप ऐसे ही बैठ गए, मुझे आवाज तक नहीं लगाई। एक ही सांस में उसने विमलेश के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। प्रत्युत्तर में विमलेश ने आराम कुर्सी से उठकर शीला को अपनी बाहों में भर लिया था। उसने उसका माथा चूमते हुए कहा, कुछ नहीं डार्लिंग, बस यूं ही कुछ थकान सी लग रही थी। और हाँ, आप नर्सिंग होम गए थे ना? डॉक्टर शर्मा को दिखाया आपने? क्या कहा उन्होंने? शीला ने अपने माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए विमलेश से पुनः कई प्रश्न कर डाले थे। विमलेश बोला, कुछ खास नहीं, बस कुछ टेस्ट लिखे हैं, अगले सप्ताह फिर बुलाया है। विमलेश ने समान भाव से शीला की बातों का जवाब दे दिया था। इस बीच दोनों बच्चे भी पापा आगे कहते उससे आकर लिपट गए थे। शीला ने विमलेश व बच्चों से कहा, आप लोग हाथ मुंह धोकर आए, मैं खाना लगाती हूँ। और इसके साथ ही चारों डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए थे। रात को सोते समय शीला ने एक बार फिर विमलेश से कामकाज के साथ साथ अपनी सेहत पर ध्यान देने का विनम्र अनुरोध किया। विमलेश ने उसके अनुरोध पर अपनी सहमत जताते हुए उससे उसकी सेहत के बारे में ज्यादा परेशान न होने की सलाह दी। रात के 12 बज चुके थे। शीला विमलेश से लिपट कर नींद की आगोश में समा चुकी थी, परंतु विमलेश की आंखों से नींद अभी भी कोसों दूर थी। काफी देर तक जागने के बाद अंततः उसे 2 बजे के करीब नींद आ ही गई और वह पल भर में ही जोर जोर से खर्राटे लेने लगा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने शीला को बिस्तर से गायब पाया। शीला नित्य कर्म से निपट कर पूजा घर में प्रातःकालीन पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। विमलेश बेडरूम से बाहर निकलकर सीधे पूजा घर में घुस गया था और उसने पीछे से शीला को अपनी बाहों में भर लिया। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? पूजा तो कर लेने दीजिए, और आप भी पूजा घर में ऐसे ही घुस आए। आपको पता नहीं आज गणेश चतुर्थी है? जाइए जल्दी से नहा धोकर आइए, कम से कम आज तो आप भी हमारे साथ पूजा कर ही लीजिए। शीला ने उसे अपने आप से दूर करते हुए यह कहा था। विमलेश ने बच्चों के बारे में पूछा तो शीला ने बताया कि बच्चे बाथरूम में हैं, और उसके साथ ही शीला आरती का थाल सजाने बैठ गई थी। विमलेश भी पूजा घर से निकलकर सीधे नहाने धोने में व्यस्त हो गया था। शीला की दिनचर्या में सुबह उठने के पश्चात झाड़ू पोछा, रसोई का काम और पूजा पाठ आज सभी कुछ शामिल था।
विमलेश की व्यस्तता के चलते घर के बाहर के कार्यों की जिम्मेदारी भी प्रायः उसी पर रहती। इधर सब्जी, राशन का सामान, बिजली पानी का बिल भरना भी सब उसी के जिम्मे आ गया था। इससे उसकी व्यस्तता का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता था। बच्चे स्कूल से आकर होमवर्क व ट्यूशन में व्यस्त हो जाते, अतः उनकी व्यस्तताओं को देखते हुए शीला उनसे भी घर बाहर के कोई काम करने को नहीं कह पाती थी। विमलेश के पास तो समय की इतनी तंगी रहती कि प्रायः बिना नाश्ता किया ही उसे ऑफिस भागना पड़ता। उसकी चार्टर बस सुबह 8 बजे आती थी। वह उसे 1.5 घंटे में ऑफिस पहुंचा देती थी। यदि कभी बस मिस हो जाती तो उसे अन्य साधनों से ऑफिस पहुंचने में कम से कम 2.5 घंटे तो लग ही जाते थे। आज उसे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न टेस्ट कराने के लिए पैथोलॉजी क्लिनिक भी जाना था। इसके लिए उसने आधे दिन की छुट्टी ले रखी थी। घर से निकलते समय एक बार फिर से शीला ने उससे सभी टेस्ट आज अच्छी तरह से कराने का अनुरोध किया और विमलेश उसके माथे को चूमते व स्वीकृति में सिर हिलाते हुए घर से बाहर निकल गया था। टेस्ट कराने के पश्चात जब वह ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसकी टेबल पर कोई अर्जेंट काम उसका इंतजार कर रहा है। इसी बीच उप निदेशक महोदय ने भी उसे बुला लिया था। चपरासी को बुलाकर उसने उससे एक गिलास पानी मंगवाया और फिर गले को तर कर वह सीधे उपनिदेशक श्री शर्मा जी के कमरे में घुस गया था। आओ विमलेश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, आजकल तुम बहुत थके थके से लगते हो। कोई यह भी कर रहा था कि तुम कुछ जांच कराने गए हो। शर्मा जी ने उससे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उसके सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। जी सर, कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर के कहे अनुसार कुछ टेस्ट कराने जरूरी थे, सो आज जाना पड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थी। शर्मा जी ने उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहा, देखो विमलेश, अभी तुम यंग हो, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, यह कुछ अर्जेंट है, हो सके तो शाम तक इसे निपटाने के बाद ही ऑफिस से निकलना। और विमलेश सिकट में सिर हिलाते हुए शर्मा जी के कमरे से बाहर निकल आया था। आज फिर उसे घर पहुंचने में देर हो गई थी। रात के 10:30 बजे जब वह घर पहुंचा तो उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था। वह घर के अंदर घुसते ही सीधे जाकर अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ा था। उसकी हालत देखकर शीला घबरा सी गई थी। क्या हो गया जी, आप इतने थके और परेशान से क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। और फिर विमलेश बिस्तर से तुरंत उठ बैठा था। वह जानता था कि यदि वह थोड़ी देर और बिस्तर पर ऐसे ही पड़ा रहा तो शीला परेशान हो उठेगी और हो सकता है कि वह रोना धोना भी शुरू कर दे। उसने शीला को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, डार्लिंग, किसी की न तो इतनी चिंता करनी चाहिए और न ही इतना प्यार की अपनी जिंदगी भी प्रभावित हो उठे। अरे, यह आज आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शीला कुछ परेशान सी होती हुई बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, तुम हर वक्त मेरी इतनी चिंता करती हो ना कि तुम्हारे सिर के बाल असमय ही सफेद होने लगे हैं। विमलेश ने उसके माथे के सफेद बालों को अपनी उंगलियों से नचाते हुए उससे कहा, "हं, आप मेरे बालों की फिक्र छोड़िए, उन्हें सफेद होने दीजिए, पर अपनी सेहत का ध्यान रखिए।" और इसके साथ ही शीला की आंखों में आंसू की बूंदें डबडबा आई थी। विमलेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। रात को सोते समय भी काफी देर तक शीला विमलेश की सेहत के बारे में सोचती रही। अपने स्वास्थ्य के प्रति शीला की जरूरत से ज्यादा गंभीर होते देख विमलेश भी चिंता में पड़ गया था। विमलेश जानता था कि वह जितना शीला से प्यार करता है, शीला उससे कहीं अधिक उससे प्यार करती है। वह उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते और ऐसी हालत में खुदा न खास्ता यदि उसे कहीं कुछ हो गया तो शीला पर तो न जाने क्या बीतेगी। नहीं नहीं, वह कभी ऐसा नहीं होने देगा। शीला को उसके बाद भी जीना होगा, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी। अचानक मन में यह सब बुदबुदाते हुए वह बिस्तर से उठ बैठा था। शीला भी उसके साथ ही घबराते हुए उठ बैठी थी। आज देर तक दोनों एक दूसरे को आगोश में समाये जागते रहे थे। इसी बीच विमलेश ने शीला से एक प्रश्न किया, शीला, यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? अरे, आज यह आप ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको भला कुछ क्यों होने लगा? जो कुछ होना है वह मुझे ही होगा। शीला, जज्बातों में मत बहो और सच सच बताओ कि यदि मुझे कहीं कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? शीला बोली, इससे पहले कि आपको कुछ हो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं शीला, नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें जीना होगा, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। यह कहते हुए विमलेश ने शीला के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया था।
विमलेश ने बेशक शीला की जुबान को रोक दिया हो, परंतु सच तो यही था कि शीला उसके बगैर एक पल भी जिंदा रहने वाली नहीं थी। इतने सालों के साथ मैं वह शीला के बारे में इतना ही कुछ जान समझ पाया था। उसे याद था पिछले साल दाढ़ी बनाते समय जब ब्लेड से उसका गाल थोड़ा सा कट गया था और त्वचा से खून बहने लगा था, तब वह घबरा कर बेहोश ही हो गई थी। बेहोशी से उठकर भी वह घंटों उसके गाल को सहलाते हुए रोती रही थी। इधर काफी दिनों से जरा जरा सी बात पर थकान होने, थोड़ा तेज चलने पर हाफ जाने और आंतरिक कमजोरी के चलते वह खुद अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गया था। अपने से कहीं अधिक उसे अपने बीवी बच्चों की चिंता थी। वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो और उसके बीवी बच्चों को बुरे दिन देखने पर मजबूर होना पड़े। आज वह इसी आशा के साथ अपनी जांच रिपोर्ट लेकर डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम पहुंचा था कि उसके स्वास्थ्य को लेकर उसे कुछ बेहतर परामर्श देंगे और कमजोरी से उसे निजात दिलाएंगे। पर उसका सोचना व्यर्थ गया। डॉक्टर शर्मा उसकी रिपोर्ट देखकर अत्यंत गंभीर हो उठे थे। उनके चेहरे के भाव देखकर वह स्वयं भी परेशान हो उठा था। लगभग आधे घंटे की जांच पड़ताल के पश्चात जब वह डॉक्टर शर्मा की दी हुई दवाई लेकर उनके नर्सिंग होम से बाहर निकला, तब उसके कदम लड़खड़ा से रहे थे और उसका मन बुझा बुझा सा था। रास्ते भर उसके मन मस्तिष्क में अपने जीवन को लेकर एक द्वंद्व सा चलता रहा। अचानक उसके मन ने एक निर्णय लिया। उसने अपने आप को समान करने की कोशिश की। आज जब वह घर में घुसा तो बजाय निढाल होकर बिस्तर पर पसरने के सीधे सीधे सोफे पर बैठकर अखबार के पन्ने पलटने लगा था। शीला उसके आते ही रसोई घर से निकलकर बाहर आ गई। क्या हुआ जी? आज तो आप डॉक्टर शर्मा के यहाँ जाने वाले थे अपनी रिपोर्ट लेकर। क्या बताया उन्होंने? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं? सब ठीक तो है ना? शीला ने एक ही सांस में उससे कई सारे सवाल पूछ लिए थे। शीला के सवाल के जवाब में आज विमलेश बुरी तरह से उबल पड़ा था। हाँ हाँ, सब जानता हूँ। तुम तो बस यही चाहती हो ना कि मुझे कुछ हो जाए और तुम स्वतंत्र हो जाओ। मैं तुम जैसी औरतों के मन की नहीं जानता क्या? विमलेश का जवाब सुनकर शीला स्तब्ध रह गई थी। वह कुछ समझ न सकी। उसे लगा विमलेश मजाक में ऐसा कह रहा है। परंतु जब विमलेश लगातार उल जलूल बकता रहा तो शीला हक्की बक्की होकर उसके चेहरे को गौर से निहारते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं भला क्यों आपका बुरा चाहूंगी? भगवान आपको मेरी उम्र भी दे। बंद करो यह बकवास। अपने आप को सीता या सावित्री के रूप में पेश करना छोड़ दो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। जाओ, दफा हो जाओ यहां से और मुझे अकेला व चैन से रहने दो। विमलेश की बातों से शीला दंग रह गई थी। शादी के इतने वर्षों बाद यह पहला अवसर था जब विमलेश ने उस पर इस तरह के आरोप लगाते हुए ऐसी खरी खोटी बातें सुनाई थी और उस पर अपना अविश्वास जताया था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे और वह आकर पलंग पर औंधी पसर गई थी। आज वह देर रात तक सुबकती रही थी, परंतु उसकी आंखों में कभी आंसू की एक बूंद न देख पाने वाला विमलेश आज बुत बना उसे घंटों रोते कलपते यूं ही देखता रहा था। उस दिन के बाद से शीला को आए दिन विमलेश विमलेश की उपेक्षा और नाराजगी से दो चार होना पड़ता। और उस दिन तो हद ही हो गई जब सुबह ऑफिस जाते समय नाश्ता देर से मिलने पर विमलेश ने उस पर हाथ ही उठा दिया था। विमलेश के पैर पटकते हुए ऑफिस चले जाने पर आज वह फिर घंटों बिस्तर पर पड़ी सुबकती रही थी। उसने दिन भर एक बूंद पानी भी नहीं पिया। आज दिन भर शीला विमलेश के इस बदले हुए रूप का कारण तलाशती रही थी, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके इस बदले व्यवहार का कारण वह जानना चाहती थी, परंतु पति को सदा पति परमेश्वर मानने वाली और कोई ऐसी वैसी बात कर उसका जी न दुखाने वाली शीला अभी भी उसकी मान मर्यादा के खिलाफ कोई बात कर उसे अपसेट नहीं करना चाहती थी। महीना भर हो गया था, परंतु शीला के प्रति विमलेश के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा था, बल्कि हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। न बीवी बच्चों से कोई आत्मीयता, न इधर उधर की कोई बातचीत। कोई उससे किसी बारे में कोई पूछता भी तो वह या तो चुप रह जाता अथवा ऐसा उपेक्षापूर्ण जवाब देता कि सामने वाले को ही चुप रह जाना पड़ता। बच्चों के साथ भी उसका व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रह गया था। घर में सभी उसके इस व्यवहार से दुखी व परेशान थे। शीला ने एक दिन उसके ऑफिस फोन करके उसके सहकर्मी जगुन चतुर्वेदी से भी इस विषय में बात करनी चाहिए बात करनी चाहिए, परंतु उसे विमलेश के इस बदले व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अलबत्ता जब विमलेश को इस बारे में पता चला तो उसने घर पहुंचकर शीला की धुनाई ही कर डाली थी। एक दिन विमलेश के कपड़े धोते समय जब शीला को उसकी पॉकेट में एक सुंदर युवती की तस्वीर मिली तो शीला को स्थिति समझते देर न लगी। विमलेश में आए इस बदलाव से
शीला अब टूटने लगी थी। बच्चे हर समय सहमे सहमे रहते, न जाने कब और किस पर विमलेश का गुस्सा उबल पड़े। बर्दाश्त की भी कोई सीमा थी। धीरे धीरे बच्चों और शीला का व्यवहार भी विमलेश के प्रति बदलता चला गया था। जो शीला हर समय विमलेश के प्यार में ही खोई रहती थी, और जो शीला विमलेश के घर आने जाने के समय पूरी मुस्तैदी से उसके इंतजार में खड़ी रहती थी, वह स्वयं अब उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगी थी। वह अब विमलेश के जोर से बोलने पर स्वयं भी चिल्ला पड़ती। विमलेश के खाने पीने, पहनने ओढ़ने या आराम करने को लेकर अब उसके मन में न कोई चिंता रहती, न कोई उत्साह। हालात तो यहां तक पहुंच गए थे कि उसके मन से प्रायः यह भाव भी आ जाता कि हे भगवान, मुझे इस निगोड़े पति से छुटकारा दिला दे। बच्चों का भी अब ऐसे पापा से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था, और वह भी उससे छुटकारा पाने को बेचैन दिखने लगे थे। आज विमलेश का जन्मदिन था। बच्चों ने बुझे मन से ही सही घर को पूरा सजा रखा था, पर शीला में विमलेश के इस जन्मदिन के प्रति ऊपरी मन से भी कोई उत्साह नहीं था। वह जानती थी कि इस घर में अब इन सब का कोई अर्थ नहीं रह गया है। वह जमाने और थे जब किसी के जन्मदिन पर इस घर में खास रौनक हुआ करती थी। सभी एक साथ जन्मदिन का लुत्फ उठाते, घूमते फिरते और किसी शानदार रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करते थे। पर आज तो सब कुछ बदला हुआ था। शाम को विमलेश घर आया तो घर को सजा संवरा और दीवार पर जगह जगह हैप्पी बर्थडे का कार्ड चिपका देखकर भी उसके मन में कोई उत्साह नहीं आया। अलबत्ता बच्चों के उससे लिपट कर हैप्पी बर्थडे कहने पर भी उसने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें झटक कर अपने से दूर कर दिया। पत्नी मिष्ठान लेकर उसका टीका करने आई, तब भी उसको उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, और वह एक बार की चीख उठा था, बंद करो यह सब नाटक। मुझे तुम सब से नफरत है। तुम सब दोहरे चरित्र वाले हो। एक और मेरे साथ प्यार का नाटक रचते हो, और दूसरी तरफ मेरी जड़ें खोदते हो, मेरी ऑफिस में जासूसी करते हो। शीला कुछ बोलना चाहती थी, परंतु वह अब रोज रोज की इन बहसों में उलझना नहीं चाहती थी। अतः चुपचाप जमीन पर पड़ी थाली को उठाकर वो अपने कमरे में चली गई थी। बच्चे भी बिना कुछ कहे सुने अपने अपने कमरों में जाकर दुबक गए थे। आज शीला ने विमलेश से खाने के लिए भी नहीं पूछा था। विमलेश भी थोड़ी देर में बैठक में रखे दीवान पर खर्राटे भरने लगा था। आज पुनः शीला रात भर अपने भाग्य को कोसते हुए विमलेश को बद्दुआएं देती रही और ईश्वर से उससे छुटकारा पाने की बार बार प्रार्थना करती रही। अब वह अपना शेष जीवन विमलेश जैसे व्यक्ति के साथ एक पल भी नहीं गुजारना चाहती थी। रात भर की उलझनों के बीच उसने निष्कर्ष निकाला कि अब उसे बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाना चाहिए और शेष जीवन वहीं बिताना चाहिए। रात भर की इस कश्मकश के बाद कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी नींद तब खुली जब बिटिया ने उसे झकझोर कर उठाते हुए तुरंत बैठक में चलने को कहा, जहां दीवान पर विमलेश पसरा पड़ा था। वह अनमने ढंग से उठी और किसी तरह विमलेश तक पहुंची। विमलेश बिस्तर पर निस्तेज पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके मुंह से खून भी बह रहा था। शीला ने विमलेश को झटके से हिलाया तो उसका सिर एक ओर लुढ़क गया था। शीला के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, परंतु वह एक झटके में ही समान हो गई थी। घर में अड़ोसियों पड़ोसियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। विमलेश की अचानक मौत पर सभी दुखी थे। उसके कुछ खास पड़ोसी तो बिलख बिलख कर रो रहे थे, परंतु शीला और विमलेश के बच्चों के चेहरे पर कहीं कोई दुख या घबराहट के भाव नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उनके चेहरों पर विमलेश के चले जाने से संतोष के भाव थे। मानो मन ही मन वे कह रहे हो, अच्छा हुआ उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। शाम तक विमलेश के भाई बहन, माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी घर पहुंच चुके थे। चारों ओर मातम फैला हुआ था। सभी उसके अचानक इस तरह से सब कुछ छोड़ जाने पर दुखी व परेशान थे। उसकी अंत्येष्टि के पश्चात 30-13 दिन तक घर के लोग यहीं रहे और सभी सारे क्रियाकर्म निपटा कर ही वापस लौटे। विमलेश का छोटा भाई किशन भाभी बच्चों के पास ही रुक गया था। माता पिता उससे कहकर गए थे कि विमलेश की चिता की आग ठंडी होने पर वह बहू और बच्चों को गांव लेकर आ जाए। आखिर वे इस बड़े शहर में अकेले कैसे और किसके सहारे रहेंगे। लगभग 20-22 दिन साथ रहने के पश्चात और विमलेश के ऑफिस से उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो जाने के बाद किशन ने भाभी व बच्चों को घर चलने को कहा तो वह बिफर पड़े थे। शीला अपनी ससुराल कदापि नहीं जाना चाहती थी। उसने तो पहले से ही मायके जाकर शेष जीवन बिताने की योजना बना रखी थी। किशन ने बहुत जिद की और मात्र थोड़े समय के लिए ही सही ससुराल चलने को कहा तो शीला मन मारकर ससुराल जाने को तैयार हो गई थी।
रात भर के सफर के पश्चात सभी घर पहुंचे थे। घर पहुंचते ही शीला व बच्चे गुमसुम से अपने कमरे में जाकर बैठ गए थे। उनके बड़े से कमरे में एक एक चीजें करीने से सजाकर रखी हुई थी। बड़ा सा दीवान, सोफा सेट, एक छोटा सा मंदिर और दीवार पर टंगी विमलेश की मुस्कुराती हुई बड़ी सी तस्वीर और उसके साथ ही विमलेश का हंसता खिलखिलाता पारिवारिक चित्र। शीला ने एक नजर उन सब पर डाली और फिर तत्काल ही उसने अपनी नजरें फेर ली थी। विमलेश की जिस तस्वीर को कभी वह घंटों निहारती रहती थी, आज उस पर एक पल को भी उसकी नजरें नहीं टिक रही थी। आज तो उसे यह घर, उसका अपना कमरा भी पूरी तरह से काट रहा था। रात के 9 बजे खाना आया तो सभी न चाहते हुए भी भूखे होने के कारण उस पर टूट पड़े थे। खाना खा चुकने के काफी देर बाद जब बच्चे सो गए, तब भी किशन भैया भाभी के कमरे में ही बैठा रहा। वह बराबर शीला को निहारे जा रहा था और अंततः कुछ देर बाद वह शीला भाभी के कदमों में आकर बैठ गया था। शीला उससे कुछ पूछती इससे पहले ही वह बोल पड़ा था, भाभी, आपको भैया के इस तरह से अचानक चले जाने का कोई दुख तो नहीं होगा? बल्कि अब तो आप राहत की सांस ले रही होंगी। क्या? और कैसी राहत? शीला किशन के स्पर्श पर कुछ परेशान होते हुए बोल पड़ी थी। फिर उसने सोचा, पर किशन को कैसे मालूम कि मुझे विमलेश के जाने का कोई दुख नहीं है? क्या विमलेश ने किशन को सब कुछ बता रखा था? शीला अचानक बुदबुदा उठी थी। हाँ भाभी, भैया ने हमें सब कुछ बता रखा था। हमारी अक्सर फोन पर बातें होती रहती थी। वह और किसी से कुछ कहे या न कहे, मेरे साथ अपनी हर बात अवश्य शेयर करते थे। भाभी, अब भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको तो जाना ही था। परंतु कुछ कही अनकही बातें जो आपको नहीं पता, वह बताए बिना मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। और इसके साथ ही किशन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे थे। शीला किंकर तब विमूढ़ सी किशन को निहारे जा रही थी। ऐसी कौन सी कही अनकही बातें जानने को रह गई हैं? शीला जानने को व्यग्र हो उठी थी। उसने किशन के चेहरे को दोनों हाथों से थामते हुए अपनी बगल में बिठा लिया था। उसने किशन से कहा, यदि तुम विमलेश के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं उस शख्स के बारे में अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। उससे मुझे आज भी उतनी ही नफरत है जितनी कि उसने अपने जीवन के अंतिम प्रहर में मुझ में कूट कूट कर भर दी थी। नहीं भाभी, आपको सुनना ही होगा और उस धुंधली तस्वीर को साफ भी करना ही होगा जो आपकी नजरों में बुरी तरह से घर कर गई है। भाभी जानती हो, किशन ने आगे बोलना शुरू किया, भैया ये अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें यदि कुछ हो गया तो आप बुरी तरह से टूट जाएंगी। उन्हें यह भी लगता था कि आप उन्हें ज्यादा कष्ट में देखकर अपनी जान तक दे सकती हैं। इसलिए जिस दिन डॉक्टर शर्मा ने भैया की रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें ब्लड कैंसर के अंतिम चरण का रोगी बताया था, वह आप लोगों के जीवन को लेकर चिंतित हो उठे थे। डॉक्टर ने उन्हें अधिकतम 3 माह का जीवन बताया था। भैया इस खबर को आप तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। वह मेरे नेचर के बारे में जानते थे कि मैं कमजोर दिल वाला व्यक्ति नहीं हूँ और पूरे घर खानदान में मैं ही इस खबर को सहजता से ले सकता था। इसलिए भैया ने केवल मुझसे ही अपनी बीमारी की बातें शेयर की थी। भैया इस खबर के आप पर पड़ने वाले असर से भिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने आपको अचानक होने वाले किसी भी हादसे के प्रति पहले से ही तैयार करने की एक योजना बना डाली थी। भैया ने यह बात मुझे बताई थी कि आप भैया से बेइंतहा प्यार करती हैं और यदि कहीं भैया को वास्तविकता वास्तविक बीमारी की खबर आपको लग गई तो आप उनकी मृत्यु से पहले खुद मर जाएंगी। यही वजह थी कि भैया ने उसी दिन से आप सबके दिलों में अपने प्रति नफरत की भावना भरनी शुरू कर दी थी। आप लोगों को परेशान करने और आप सबके साथ उग्र रूप से पेश आने का उनका एकमात्र उद्देश्य यही था। निश्चय ही वह अपनी योजना में सफल हुए थे। पर भाभी, भैया ने मुझे कसम दे रखी थी कि मैं आपसे इस हकीकत के बारे में कभी भी कोई जिक्र न करूं। परंतु मेरे जो भैया आपसे बेइंतहा प्यार करते थे और आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे, उनके प्रति आपके दिल में नफरत की यह आग मुझसे देखी नहीं जा रही थी। और यही वजह है कि आज मैं भैया के कसम की लाज नहीं रख पाया। इसके साथ ही किशन ने विमलेश की जांच रिपोर्टों आपकी फाइल शीला के आगे बढ़ा दी थी। शीला ज्यो ज्यो फाइल के पन्ने पलटती गई, विमलेश के जीवन की एक एक परतें उसके समक्ष खुलती चली गई थी। फाइल के अंतिम पन्ने पर विमलेश ने लिख रखा था, शीला प्लीज मुझे माफ करना।
शीला इस समय एक अजीब कश्मकश से दो चार हो रही थी। उसका सिर चकराने लगा था। बाहर अचानक तेज हवा के झोंके के साथ बादल गरजने लगे थे और बारिश की तेज बूंदें खिड़की के रास्ते कमरे में आने लगी थी। अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ ही विमलेश की जांच रिपोर्ट की फाइल शीला के हाथ से छूटकर उड़ती हुई दरवाजे की ओर चली गई थी और उसके पन्ने छिटक छिटक कर दूर आकाश की ओर उड़ते चले गए थे। शीला को लगा मानो उसने कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला हो और फिर वह विमलेश की तस्वीर के सामने बैठकर दहाड़े मार मार कर रो पड़ी थी। धन्यवाद जी, ये कहानी पूरी हुई हमारी। ओह, ये कहानी पूरी ही नहीं हुई सर। तो जी। विश्वास मानिए, कहानी के साथ हम लोग बह रहे थे। हमसे सहमत हो जितने भी हमारे यहाँ पर फेसबुक से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जो लोग जुड़े हुए हैं, जी जी निश्चित जी तौर पर मैं यहाँ मैसेज भी पढ़ रहा था। काफी जी हृदय को छू लेने वाली, या फिर यूं कहें कि मतलब कि उसमें एक एक पिता, एक पति अपने आप को किस प्रकार से एक नेगेटिव रोल में लेकर आता है, वो सिर्फ इसलिए कि उसके जाने के बाद उनको दुख ना हो। जी जी बहुत बड़ी मतलब एक अलग सोच है। अक्सर कहा भी जाता है कहानी वही है जो हमारे इर्द गिर्द है, जी और जी जी बहुत लोग होंगे हमारे सामने निश्चित तौर पे। सर कहानी, ये जो कहानी जो निकली होगी कभी, निश्चित तौर पे इसका कोई आधार होगा, कुछ ना कुछ घटना होगी। ऐसा कुछ है तो जरूर हमसे साझा करें सर। ऐसा हो भी सकता है कभी। जीवन में ऐसे अवसर आए भी। ये समझ लीजिए कभी मुझे भी ऐसा कभी किसी समय लगा तो मैंने प्लानिंग बना रखी थी, मगर कुछ हुआ नहीं ऐसा। अंत अभी तक ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे भी लगता था कि मुझे कुछ ऐसी प्लानिंग रचनी चाहिए, क्योंकि बीच में मेरा एक बार बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं ओहो, समाज कल्याण पत्रिका में संपादक था एक बार, जी जी मेट्रो दिल्ली रेलवे मेट्रो में कुछ समस्याएं आने की वजह से मेट्रो बंद हो गई थी और स्टेशन पर जी बहुत भारी भीड़ जमा हो गई थी, मतलब हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। और मैं स्टेशन पर सबसे आगे जाके चालाकी में कि सबसे पहले अगर ट्रेन आएगी तो मैं घुस जाऊंगा, और उसकी रेलिंग को पकड़ के खड़ा था। और जैसे ही ट्रेन आई तो मेरी सारी सारी चालाकी धरी रह गई और इतना जोर का धक्का हुआ कि मेरी ये पसलियां लोहे के ग्रिल से लग के चटक गई। और मैं हाँ। घर आया तो रात को मैंने दवा ववा लिया, काफी कुछ घरेलू उपचार में कुछ ज्यादा ही उपचार कर गया। उससे मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। गर्म चीजें, ये हल्दी और ये सब लेके किसी ने कोई टॉनिक दे दिया, मतलब जो घरेलू उपचार जो नीम हकीम जी वाले जी थे जी जी सब जी किए। जी। एक पहलवान से भी इलाज कराया, तो ऐसे ही थी दवाई खा ली कि मुझे वो जो दर्द था वो तो गया ना गया, मगर मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया और उस ओहो, समय मैं मरणासन की स्थिति में आ गया था। तो जब मैं हॉस्पिटल में लगभग महीने भर एडमिट रहा, उसके बीच मेरा शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, मतलब अनेक चीजें हो गई। और मेरी पत्नी उसने बहुत सेवा की, उसने मतलब ये समझ लीजिए कि उसने सावित्री बन के मुझे उस समय वापस खींचा, ऐसा मुझे लगा। तो मुझे जी यही बिल्कुल। लगता था कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मैं इस तरह की भूमिका बनाते बनाते कहानी दिमाग में आई थी, तो मैंने फिर ठीक तो हो गया, मगर मैंने कहा कभी काम आ जाएगी ये कहानी। नहीं नहीं तो नहीं, मैंने निश्चित उसको तौर पे लिखा। सर कहा भी जाता है, वही तो काफी भावुक हो जाता है आदमी। निश्चित तौर पे जी। कहानियां हैं, और डॉक्टर मंजरी शुक्ला भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वो भी भावुक हो हाँ हाँ। जाती हैं कहानियों जी को जी जी पढ़ते वक्त, और स्वयं भावुक कवित्री है और कहानीकार है। हम लोग तो है जी ही जाते हैं, सही माने में जो कवि होगा वो पहले हृदय से कवि होता है, जी लेखक जी जी होगा तो जी हृदय से होता है, क्योंकि वो अनुभव नहीं कर पाता है। ये जी जी पहली जो शर्त है कवि होने या लेखक होने की, वो पहले है कि जी भावुक होना पड़ेगा। और जी बिल्कुल अगर आप में बिल्कुल। भावुकता नहीं है, सौहार्द नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप कभी नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे परंतु उस तक नहीं पहुंच पाएंगे जैसे सर पहुंच रहे हैं हम तक, और इनकी जी रचनाएं जी जी पहुंच जी रही हैं। विश्वास जी मानिए सर, जी बहुत आनंद आ रहा था और बहुत कुछ सीखने को मिला है जीवन में। निश्चित तौर पे कहानी के मार्फत, कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है। जब शिक्षक, जी हमारे यहाँ पे शिक्षक हैं, बहुत जी बहुत शिक्षक हैं, मतलब अक्रॉस द ग्लोब, पूरे यहाँ से, मतलब कि सिंगापुर से लेके हर जगह से लोग हैं यहाँ पर, दुबई जी से भी जी सब जुड़े हुए हैं, हमारे सब मित्र हैं यहाँ पर, सभी शिक्षक वृंद हैं, कवि हैं, लेखक हैं, सब जुड़े हुए हैं। और जी मैं आप लोग से ही सीखता हूँ, हम सभी सीखते हैं कि कहानी लेखन जो है निश्चित तौर पे कला है, परंतु कला जी में निखार उसी वक्त होगी जब जी आप उसको भावना में पिरोएंगे। जी जी हाँ, जी वो जी चीज यहाँ पर निश्चित तौर से आपसे सीखने को मिल रहा है सर, और आपसे और सुनेंगे जी हम निश्चित तौर पे। जी बिल्कुल। हाँ सर। जी। तो अभी और कुछ समय सुने? है, समय है जी अपने बिल्कुल पास। सर।
जी। जी बिल्कुल, आप तो सुनाते अब जी, मैं हम एक सुनने के लिए एक मैं तैयार। ऐसी ऐसी कहानी पढ़ना चाहूंगा, जो मैंने अब से लगभग 35-36 साल पहले जब कहानियां लिखना शुरू किया था, तब जी मैं सर। दैनिक जागरण में मैं काम करते हुए कार्टूनिस्ट था, वहाँ उप संपादक था। तब लिखी थी अरे और वाह। दैनिक जागरण में ही छपी थी कहानी, और ये कहानी बाद में पुरस्कृत भी हुई। हालांकि कहानी में कहीं कहीं नाटकीयता उस समय के हिसाब से, पर मैंने जी उसको ज्यों का त्यों ही रखा हुआ है, क्योंकि उस समय हम कैसे लिखते थे उससे मुझे पता भी चलता है। तो एक वाह। कहानी है साबिया का ब्याह। ये हिंदू मुस्लिम की मैत्री भाईचारे पर कहानी है। जो उस समय हम बहुत। लोग एक अपना मूवमेंट भी चलाते थे मैत्री भाईचारे का, उसी पर है। जी जी। साबिया बहुत। का ब्याह मेरे ख्याल से 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं बहुत ट्रेन अच्छा से सर। उतरकर मैं ट्रेन से उतरकर भीड़ के साथ प्लेटफार्म के बाहर आ गया। बाहर बाबूजी कहाँ जाना है, बाबूजी कहाँ जाना है का शोर करते हुए कई रिक्शे टांगे वाले मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। इस शोरगुल के बीच मुझे ठीक उसी प्रकार का अनुभव हुआ, जैसा अब से 20 वर्ष पूर्व इसी प्लेटफार्म के बाहर आकर हुआ था। वैसे तो इस शोरगुल के बीच कई प्रकार की सवारी गाड़ी वाले मंडरा रहे थे, परंतु 20 वर्ष पूर्व की बात याद आते ही मैं कब एक टांगे पर बैठ गया, इसका मुझे पता ही न चला। उन वर्षों, उतने साल पुरानी बातें जब मेरे जहन में आती गई, तो मुझे याद आया कि 20 वर्ष पूर्व भी मैं इसी प्रकार से इस छोटे से कस्बे में आया था। और पहले पहल और आया था, पर पहले की तुलना में यह कस्बा अब काफी दूर तक फैला नजर आ रहा था। उस समय कस्बे में जहां पर खेत खलिहान और जंगल झाड़ हुआ करते थे, अब वहां जगह जगह दुकानें मकान दिखाई पड़ रहे थे। कस्बे में काफी भीड़ भाड़ भी नजर आ रही थी। रिक्शे, इक्का और तांगे के बीच इक्का दुक्का टेम्पो व ऑटो वाले भी मंडरा रहे थे। ज्यादा दूर की या अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने की चाह रखने वाली सवारियां टेम्पो या ऑटो की तरफ भाग रही थी। एक बार तो मेरा मन भी ऑटो में ही सवार होने को हुआ, परंतु न जाने किन यादों ने खींच कर मुझे इस टांगे पर बैठा दिया था, मुझे पता ही न चला। टांगे पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए मैं अतीत की यादों में खो गया था। तब सलमान नामक एक टांगे वाले ने मेरी अगवानी की थी। उसने मुझे देखते ही कहा था, साहब, मेरा नाम सलमान है, मैं इस शहर के पुराने तांगे वालों में से एक हूँ। आप फिर कभी भले ही मेरे तांगे पर न बैठना, परंतु आज एक बार अवश्य बैठ जाओ, आपका बड़ा भला होगा। मैंने जब हंसकर उससे इसका कारण पूछा था, तब वह कुछ सकुचाते हुए बोला था, साहब, बस थोड़े ही दिनों में मेरी बेटी साबिया का निकाह होने वाला है। मैं चाहता हूँ कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं, ताकि सब कुछ अच्छी तरह से निपट जाए और बिरादरी में मेरी नाक सलामत रहे, बस। सलमान की बातें सुनकर मैं आश्चर्य से बोला, क्या मेरे एक बार तांगे पर बैठने से ही तुम अपनी बेटी साबिया के लिए पैसे इकट्ठे कर लोगे? प्रत्युत्तर में वह बोला था, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। साबिया के लिए पैसे तो मैं कई सालों से जुटा रहा हूँ, पर साहब, दरअसल आज लड़के वाले मेरी साबिया को देखने आ रहे हैं, अतः मैं कुछ ज्यादा कमाई कर लेना चाहता हूँ, ताकि उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न रह जाए। सलमान की बातें मुझे खासी दिलचस्प लगी। उसकी बातों में खोया हुआ मैं कब अपने गंतव्य तक पहुंच गया, मुझे पता ही न चला। अचानक सलमान ने तांगा रोकते हुए कहा, अरे साहब, आप कहाँ खो गए? आपकी जगह तो आ गई। मैंने अपना ध्यान पुनः सलमान की ओर खींचा और जेब से 20 का एक नोट निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया था। सलमान ने उसमें से 5 रुपए वापस करते हुए मुझसे कहा, साहब, गरीब की कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना। और इसके साथ ही उसने मुझे सलाम करते हुए अपना तांगा फिर से स्टेशन की ओर मोड़ दिया था। मैं भी सलमान के सलाम का जवाब देते हुए उससे फिर मिलने का वादा करते हुए आगे बढ़ गया था। उस कस्बे में रहते हुए मेरी मुलाकात यदा कदा सलमान से होती ही रहती थी। प्रायः इधर उधर कहीं जाने के लिए मैं उसका तांगा इस्तेमाल करता। कई बार तो वो कहीं रास्ते में मुझे पैदल जाते देख लेता, तो जबरदस्ती तांगा रोककर मुझे उसमें बैठा लेता। कभी कभी तो मेरे कारण वह अन्य सवारियों तक की परवाह न करता और उन्हें छोड़कर मेरी ओर लपक लेता। अनेक बार उसके तांगे पर बैठने व कई बार की मुलाकातों ने हम दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था। अब तक सलमान से मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। यद्यपि हमारे बीच पढ़ाई, रोजगार व रहन सहन का काफी अंतर था, पर पता नहीं क्यों, या यूं कहें कि उसके भोलेपन और औरों से भिन्न व्यवहार ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया था कि मैं उसकी ओर खींचता चला गया था।
धीरे धीरे हमारी दोस्ती दो मुंह बोले भाइयों के रिश्ते में बदल गई थी। अब जब भी वह मुझसे कहीं मिलता, मुझे अपने छोटे भाई के रूप में ही संबोधित करता। वह किसी से मेरा परिचय भी कराता तो छोटे भाई के रूप में ही कराता। इसके बावजूद वह मुझे पूरी इज्जत भी देता और मुझे साहब के रूप में ही संबोधित करता। वह जब भी मुझसे मिलता, सलाम साहब कहते हुए मुझे जबरन अपने तांगे पर बैठा लेता। कभी कभी वह मुझे चाय पिलाने के लिए विशेष आग्रह करके अपने घर भी ले जाता था। और जब मैं उसके घर पहुंचता था, तब घर की औरतें तुरंत दरवाजे पर टंगे इकलौते और फटे हुए पर्दे की ओट में छुप जाती थी। शायद वह जीर्ण शीर्ण पर्दा ही उनकी इज्जत आबरू का इकलौता सहारा था। सलमान अपने घर की दशा पर कुछ झेपते हुए बोलता, क्या बताऊं साहब, एक ही कमरा है। सोचता हूँ साबिया को दुल्हन बनाकर इस घर में एक आध कमरा और बनवा लूं, दो चार कुर्सियां भी खरीद लूं, ताकि घर कुछ जचने लगे और आप जैसे साहब लोगों को यहाँ बैठने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार ईद के अवसर पर अपने घर में मेरी और समय की कटोरी बढ़ाते हुए सलमान मुझसे बोला था, साहब आप तो ब्राह्मण ठहरे, फिर भी मेरे जोर देने पर हमारे घर का बना खा पी लेते हो। कहीं आपको मैं इस तरह से जबरन कुछ खिला पिला देता हूँ तो आप इसका बुरा तो नहीं मानते हैं, या इससे आपका धर्म तो खराब नहीं होता है। उसकी इस बात पर मैं कुछ बौखला सा गया था। मैंने उसे समझाते हुए कहा था, देखो सलमान, फिर कभी ऐसी बातें अपनी जुबान पर मत लाना, वरना मैं समझूंगा कि तुम इंसान को उसकी इंसानियत से नहीं बल्कि धर्म से पहचानते हो। उस दिन मेरी इस बात पर उसने अपनी टोपी उतारकर मेरे पैरों पर रख दी थी और क्षमा याचना के अंदाज में काफी देर तक मेरा पैर पकड़कर बैठा रहा था। कभी कभी मुझे सलमान की बातों पर तरस तो आता ही, हंसी भी खूब आती थी। प्रायः मैं उसकी पारिवारिक हालत और बेटी के विवाह के इंतजाम के लिए उसकी जद्दोजहद करते देखता उसको, तो मेरा मन पसीज जाता था। मैंने उससे एक आध बार मदद की पेशकश भी की, पर वह नहीं माना। गरीब होने के बावजूद वह काफी स्वाभिमानी था। वो अपनी मेहनत की कमाई से ही घर चलाना चाहता था और साबिया का विवाह भी बिना किसी की मदद लिए ही करना चाहता था। इन सब बातों से मेरे मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ जाता था। परंतु कभी कभी अपने उसूल पर चिपके रहने की उसकी यह आदत मेरे मन में कोस भी पैदा कर दी थी। सलमान ने साबिया के निकाह और घर को बड़ा बनवाने का सुंदर सपना देखा था, परंतु सपने तो सपने ही होते हैं। सलमान का सपना भी सपना बनकर ही रह गया था। उस दिन सुबह सुबह ही वह मेरे घर आकर बोला था, साहब आज शाम को लड़के वाले साबिया की मुंह दिखाई की रस्म अदा करने आ रहे हैं। साहब यदि सब कुछ सही सही से निपट गया तो मैं इसी माह साबिया का निकाह भी कर दूंगा। शाम को आपको भी घर आना है साहब। मैं तो ठहरा निपट गंवार, पर आप तो काफी पढ़े लिखे और समझदार हैं, सब कुछ आपको ही संभालना है। सलमान के मुंह से खुशी का यह समाचार सुनकर मैंने उसका माथा चूम लिया था और उसने भी मुझे अपनी छाती से लगा लिया था। परंतु शाम को जब मैं अपने ऑफिस से पैदल ही सलमान के घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक एक और हो रहे शोर को सुनकर ठहर गया। शोर के नजदीक पहुंचने पर मैं सलमान को कुछ रईस जादों से पिटते देखकर दंग रह गया। सलमान जैसे ईमानदार और शरीफ व्यक्ति को इस तरह बेरहमी से पिटता देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके बचाव में उन सबके बीच में कूद पड़ा था। मुझे देखते ही सलमान की आंखों में मानो नई ज्योति आ गई हो। वह मेरे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे बचा लो, मुझे अभी घर पहुंचना है। साबिया के ससुराल वाले घर आ चुके होंगे। ये लोग काम का मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। इन साहबों का रुपयों से भरा बैग कहीं खो गया है, इसमें मेरा क्या कसूर। बिना वजह के ये लोग मुझे मारे जा रहे हैं और घर भी नहीं जाने दे रहे। भला बताओ साहब, मैंने आज तक कभी चोरी की है, किसी सवारी के पैसे रुपए चुराए हैं? सलमान अपनी ईमानदारी का प्रमाण देने के लिए कभी अपनी कमीज की जेब पलट कर दिखाता, तो कभी अपनी लुंगी की गांठ खोल कर दिखाता। मुझे यह तो मालूम था कि साबिया की शादी के कारण उस समय सलमान को पैसों की सख्त जरूरत थी, परंतु पैसों के लिए सलमान चोरी करेगा, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैंने जब उसके साथ मारपीट कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, तो वो और भी भड़क उठे थे। सलमान को हमारे सामने गिड़गिड़ाता व सफाई देता देखकर उनमें से एक चीखा, यह साला इसका मौसेरा भाई लगता है, इसको भी पकड़ो और मारो साले को। और फिर क्या था, देखते ही देखते हुए सभी सलमान को एक और धक्का देकर मुझ पर ही टूट पड़े थे। थोड़ी देर तक चारों तरफ से घूसे लात और लाठियों की बौछारें होती रही। अचानक एक जोर की लाठी मेरे सिर पर पड़ी और मैं चीख कर जमीन पर गिर पड़ा था। अत्याचारियों की दंदनाती लाठियों के बावजूद वह सलमान अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वह मेरे छाती पर आकर पसरा रहा था और मैं डंडे खाता रहा था। अचानक मेरा सिर चकराने लगा और मैं बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को कस्बे के एक बड़े व प्रसिद्ध नर्सिंग होम में पड़ा पाया।
मेरे पूरे शरीर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अपने शरीर की दुर्दशा देखकर मेरी आंखों के सामने उस मारपीट की घटना चलचित्र की भांति घूमने लगी थी। सलमान का ध्यान आते ही मैं चीख कर अपने बेड से उठ बैठा था। मेरी चीख सुनकर वार्ड के बाहर खड़े डॉक्टर मेरे पास दौड़ आए थे। उन्होंने मेरे चीखने चिल्लाने और हिलने डुलने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय मैं शरीर से काफी लाचार था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर में जान ही न बाकी रही हो। मैं काफी देर तक नर्सिंग होम में रहा। काफी दिनों तक मैं नर्सिंग होम में रहा। मोहल्ले व दफ्तर के अनेक लोग मुझे देखने आते रहे, परंतु कभी सलमान या उसके घर का कोई व्यक्ति मुझसे मिलने नहीं आया। इससे मुझे रह रहकर क्रोध भी आ जाता था। मैं मन ही मन सोचता, भला बताओ, सलमान को बचाने के चक्कर में ही मेरी यह दुर्गति हुई, और वही मुझसे इस वक्त कन्नी काट रहा है, स्वार्थी कहीं का। बहुत आया बड़ा भाई बनने वाला, कभी मन नहीं मानता तो मैं आने जाने वाले लोगों से सलमान व उसके परिवार के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करना चाहता, परंतु चूंकि मुझे हिलने डुलने या किसी से बात करने की सख्त मनाही थी, अतः मेरे मन की बात मन में ही रखी रह जाती और मैं चुपचाप बेड पर करवटें बदलते रह जाता। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे मुझे बाहरी दुनिया से एकदम से काट कर मेरे साथ कोई साजिश रची जा रही हो। इस प्रकार से एक एक दिन गुजरते हुए लगभग 2 महीने बीत गए। इतने दिनों में इतने दिनों तक नर्सिंग होम के पलंग पर पड़े रहने के बाद जब मैं थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक हुआ तो मुझे नर्सिंग होम से छुट्टी दे दी गई थी। चलते समय जब मैंने वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मेहता से अपने इलाज पर खर्च हुए पैसों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो वह बोले, आप पैसों की चिंता न करें। उस तांगे वाले के घर वालों ने आप दोनों के इलाज के लिए पहले ही 1 लाख रुपए हमारे नर्सिंग होम में जमा कर दिए थे। उन लोगों ने दोनों का इलाज बराबरी से करने का अनुरोध किया था। हमने भी दोनों का इलाज तो एक समान रूप से पूरी मुस्तैदी से किया, परंतु तांगे वाले को बचाने में हम कामयाब न हो सके। इतना कहकर डॉक्टर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, ओह, बेचारा अकारण ही मारा गया। पैसा मिला किसी और के पास और जान चली गई उस बेचारे गरीब की। क्या तांगे वाला नहीं बच पाया? डॉक्टर की बातें सुनने के बाद मेरे मुंह से अचानक निकला। अब तक मेरा माथा चकराने लगा था। अपने आप को संयत करते हुए जब मैंने डॉक्टर से सलमान के घर वालों के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने उनके बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करते हुए बस यही बताया कि उसके घर वाले जिस दिन तांगे वाले के शव को लेकर यहाँ से गए थे, उसके बाद से कभी कोई इस तरफ आया ही नहीं। यही नहीं, इलाज के बाद जो कुछ रुपए बच गए थे, उन्हें भी लेने कभी उस घर का कोई सदस्य यहाँ नहीं आया। डॉक्टर मेहता से पूरी दास्तान सुनने के बाद मेरा सिर और जोर से फटने लगा। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा मन एक बार सलमान को देख लेने को व्याकुल हो उठा था, परंतु अब भला किस चौराहे या गली पर वह मुझे मिलता। डॉक्टर मेहता से विदाई लेकर मैं तेजी से सलमान के घर की ओर भागा, परंतु उसके घर पहुंचने पर मुझे निराशा ही हाथ लगी। जीर्ण शीर्ण दरवाजे पर लगा ताला मुझे मुंह चिढ़ाता सा प्रतीत हुआ। उसके खंडहर नुमा घर की दीवारें उसके अतीत की गाथा गाती दिखाई पड़ी। घर के भीतर व बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे देखते ही देखते मोहल्ले के कई लोग मेरे आजू बाजू इकट्ठे हो गए थे। वह सभी मेरे व सलमान के रिश्तों को भली प्रकार से जानते थे। सलमान के घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले उसके पड़ोसी अच्छन मियां के अनुसार मुझे और सलमान को उसके घर वालों ने एक साथ ही नर्सिंग होम में दाखिल कराया था। सलमान जब तक होश में रहा वह सांप को बचा लो की रट ही लगाए रहा था। साबिया की अम्मी ने उसके व साबिया के अब्बू के इलाज के लिए साबिया के ब्याह जमा पूरे 1 लाख रुपए पहले ही दिन नर्सिंग होम में जमा करा दिए थे। उन्हीं रुपयों से दोनों का इलाज चला। काफी कोशिशों के बाद भी सलमान को तो नहीं बचाया जा सका, पर साबिया की अम्मी ने सलमान की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए बाकी रुपए मेरे इलाज व आपके इलाज व देखभाल नर्सिंग होम में ही छोड़ दिए थे। अच्छन मियां ने एक लंबी सांस लेते हुए बताया कि सलमान के मौत के 2-4 दिनों बाद से ही साबिया पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। उसके पागलपन के कारण उसके घर वाले परेशान हो उठे थे, और फिर वह एक रात सभी बिना किसी से कुछ कहे सुने घर छोड़कर कहीं और चले गए थे। हमने उनकी काफी खोज की पर वे नहीं मिले। हाँ, साबिया जरूर विक्षिप्त अवस्था में एक आध बार सड़कों पर फिरती दिखाई पड़ी थी, पर उसके पागलपन के चलते उससे भी घर के बाकी सदस्यों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकी। सलमान व उसके परिवार से बिछड़ने का गम मुझे काफी दिनों तक सालता रहा, परंतु विधि के विधान के आगे मैं कर भी क्या सकता था। कुछ ही माह बाद मेरा तबादला एक बड़े शहर में हो गया, और फिर नई जगह और नए लोगों के बीच मैं धीरे धीरे अपने उस अतीत को भूलता चला गया था। अभी मैं सलमान के साथ गुजरे अपने पुराने दिनों की याद में खोया ही हुआ था कि अचानक
रास्ते में कुछ लोगों की भीड़ देख और उनका शोर सुनकर घबरा गया। मेरा ध्यान पुरानी कहानी से टूटा तो मैं पुनः 20 वर्ष बाद की दुनिया में लौट आया था। मैंने तांगे वाले को रुकने का इशारा किया। हमारे तांगे से कुछ ही दूरी पर अधेड़ उम्र की एक औरत फटे नीचे कपड़ों में लिपटी लिपटी चीख चिल्ला रही थी और आसपास के बच्चे उसे पत्थर मार मार कर अपना मनोरंजन कर रहे थे। मुझे उस औरत की दशा पर बहुत तरस आया। मैंने तागे वाले की पीठ थपथपाते हुए जब उस औरत के बारे में पूछा तो वह ठंडी आह भरता हुआ बोला, बाबूजी, इस अभागी की कहानी भी अजीब है। सुना है यह किसी तांगे वाले की लड़की है। 20 साल पहले इसका निकाह होने वाला था कि अचानक इसके बाप की मौत हो गई। बाप की मौत का इस पर इतना असर पड़ा कि यह पागल हो गई। माँ बूढ़ी थी, अतः इसे संभाल न सकी और यह इस तरह सड़कों पर फिरने लगी। तांगे वाले के मुंह से यह सब सुनकर मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी। मेरा सिर दर्द से फटने लगा था। मैं आंतरिक पीड़ा से कराह उठा। मेरी इस स्थिति के दौरान ही वह पागल औरत, जो सलमान की बेटी साबिया ही थी, दौड़ती हुई मेरे तांगे के समीप आई और मुझे देखकर क्षण भर को रुक गई। वह मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। पल भर में ही वह आगे बढ़कर झटके से मेरी बाह पकड़ते हुए बोली, जानते हो बाबूजी, अभी अब्बू मेरे लिए साड़ी का जोड़ा लेने गए हैं। मेरा दूल्हा मुझे लेने आएगा, उसके साथ ढेर सारे बाराती आएंगे। मैं शादी का जोड़ा पहनूंगी, दुल्हन बनूंगी और फिर ससुराल जाऊंगी। सासू जी मुझे देखते ही अपनी बाहों में भर लेंगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बाबूजी, तुम भी मेरे ब्याह में जरूर आना, भूलना नहीं, जरूर आना। और इतना कहते कहते वह अचानक ठिठक गई थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली थी। उसने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को अपने पल्लू से पूछते हुए बाय बाय के अंदाज में हाथ हिलाया और फिर खिलखिलाते हुए आगे बढ़ गई थी। कुछ बच्चे भी शोर मचाते हुए और ईंट पत्थर फेंकते हुए उसके पीछे पीछे भाग चले थे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और विश्वास मानिए कि मतलब कि वो दृश्य दिख रहा था कि जैसे हम लोग वो सिनेमा देखते हैं वगैरह देखते हैं, वो कहानी है। इस पर निश्चित तौर पे आने वाला अगर बन गई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी है तो इसको निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए सर। सर इससे जुड़े हुए हैं जी। और ये जरूर जनता तक कहानी है। कहानी और कहा जाए कि अगर उसको रूप मिल जाए, आकार मिल जाए और वो सीधे हमारे जो सिल्वर स्क्रीन पे अगर आ जाए कभी, तो उसको निश्चित तौर पे आनंद आ जाता है। और बहुत आनंद आया सर आपको सुनकर। और आज हम लोगों ने सीखा है कि कैसे वाचन किया जाता है, कहानी कैसे, निश्चित तौर पे ये हम जितने भी हमारे शिक्षक यहाँ जुड़े हुए हैं, मित्र जुड़े हुए हैं, चाहे वो हिंदी है जिंदगी से, समाज्ञा से, या फिर विश्व यात्रा टाइम्स से, या अपना हमारा मंच जो है हिंदी शिक्षण मंच से, यूट्यूब और फेसबुक जहाँ पे भी है, सभी सभी निश्चित तौर पर आज लाभान्वित हुए हैं आपको सुनकर, और हम लाभान्वित हुए हैं आपको पाकर। बहुत कुछ सीखने को मिला है सर कि वाचन का किस प्रकार से, निश्चित तौर पे जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो ये लहजा जो है सर का, ये ये मार्के का है। इसे हमें अपने अपने साथ लेना है और पढ़ने का जो है वो बहुत आनंद आया सर। वो कहानी में किस प्रकार से जाकर पलट जाती है चीजें, और किस तरह से चीजें जो है वो, जिंदगी भी वैसी ही है निश्चित तौर पे, कहानी और जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। किसी ने कहा है रियल लाइफ और किसी ने कहा है रियल लाइफ, परंतु ये दोनों एक ही है सही माने में, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग प्रभावित होते रहते हैं। बहुत जी। आनंद आया सर, बहुत आनंद आया, शब्द नहीं है यहाँ पे। लाजवाब। और न जाने बहुत सारे, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर सुषमा रजनीश जी हैं, वैसे बहुत लोग, बहुत मित्र हैं। इसके नाम जो है दिख रहे हैं, किसी के नहीं दिख रहे हैं, फेसबुक यूजर सिर्फ दिख रहे हैं। और मंजरी शुक्ला जी है ही, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी हैं, काफी लोग यहाँ जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक मगर एक प्रश्न बात है। मैं भी कहना चाहूंगा, एक बात मैं भी जी जी कहना जी, चाहूंगा कि मैंने गो कहानी अहेड। जैसे भी पढ़ी हो,
मगर आपने सीखा या नहीं सीखा, मुझे आपसे एंकरिंग के गुण सीखने को मिले हैं क्योंकि मैं भी एंकरिंग करता हूँ। मगर आपका जो लहजा, आपने जिस तरह से प्रस्तुति की है, वास्तव में बहुत उम्दा। मुझे लग रहा था कि मतलब मैं कहीं सामने आपके बैठा हुआ हूँ और आपसे सुन रहा हूँ। तो मुझे भी आपके इस लहजे को अपनाने की दिल मचल रहा कि मैं भी कुछ ऐसे ही आगे एंकरिंग कभी करूँ तो इसी तरह से करूँ। बहुत अच्छा आप लगा लोग से जी। सीखते हैं, हम लोग से जी सीखते हैं, आप ही लोग से, आप ही लोग के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं जी और कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं। बहुत आनंद आया सर। एक प्रश्न ये है सर, जी जैसे कहानी लेखन की ओर लोग बढ़ते हैं आजकल, जो है लिख ही रहे हैं सभी, काफी जी लोग जी लिख रहे हैं, लेखन की दुनिया में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि समाज का वो रूप, एक जी आदर्श रूप जो स्थापित करने का, जैसे आपकी कहानी हमने सुनी, अभी पढ़ी है, आप पढ़ रहे जी थे, दोनों आनंद था। मतलब कि वाचन और लेखन, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया सर, शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत आनंद आया। और ये हमारे मित्र तो निश्चित तौर पर सहमत है, यहाँ पर वो दिख रहा है मुझे, आ रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं लोग, हृदय स्पर्शी, सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर लोग हैं, काफी लोग लिखे जा रहे हैं। तो जी। सर यही मैं कह रहा था कि जब लिखते हैं तो कहानी में खास करके आदर्श का पुट होना चाहिए या नहीं, या फिर यथार्थ देखिए को ही चाहिए। मैं आजकल बहुत लोगों से सुनता हूँ कि कहानी सिर्फ एक मनोरंजक हो या मौलिक दृष्टिकोण लिए हो, उसमें ज्यादा आदर्श की बातें नहीं थोपनी चाहिए, ज्यादा कोई मैसेज नहीं होना चाहिए। मगर मैंने हमेशा कभी कोई कहानी सोची तो मैं एक मैसेज लेकर चलता हूँ। हमारी पुरानी फिल्में आप देखिए, उसमें सभी में एक मैसेज हुआ करता। आज की फिल्में पूरी देख लेते हैं, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता है। बेशक वो आज के लोगों की पसंद है। अब हम पुरानी फिल्म लगाते हैं, आज से 50 साल 60 साल पुरानी फिल्में देखने का शौक है मुझे। लगाता जी हूँ तो जी। बच्चे मुझे पागल समझते हैं कि ये क्या लगा रखा है आपने, ये काली काली फिल्म देख रहे हो इसमें। मगर मुझे क्योंकि उन कहानियों में 60 70 के दशक में ऐसी सी कहानियां पे फिल्में बनी हैं जो पूरा हॉल रोता रहता था। तो शुरू से ही कुछ हम लोग बचपन में, हम थे, हमारे बड़े भाई थे, एक स्वर्गीय बड़े भाई, हम लोगों को कहानी सुनने और सुनाने का बहुत शौक होता था। रात में सोते थे, पिताजी माताजी दादी उदी, पहले ऐसा होता ही था। तो हमारे जी घर में सब टचिंग कहानियां सुनाते थे। जब हम लोग रोने लगते थे तो कहते भैया इसकी एंड बदल दो प्लीज, हमें रोना आ रहा। तो भैया उसका एंड बदल देते थे। और जब भैया को लगता था कि इसको और रुलाना है तो उसको और दर्दनाक कहानी बनाते जाते थे, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। तो तभी से ये जी। लगा। और मैं जब भी चाहे बच्चों की कहानी भी लिखता हूँ, लोग कहते हैं नहीं इतना संदेश नहीं थोपना चाहिए, आदर्शवाद की बातें नहीं। और मुझे लगता है कि हम इन्हीं सबका तो असर होता है। हम लोग पहले, हम लोग जो बिल्कुल फिल्में देखते थे लगता था यही काम हम लोग खुद भी करें। तो जब बिल्कुल ऐसी फिल्में ही नहीं देखेंगे तो हमारे कहाँ विचार आएंगे। हम आज फूहड़ विचार की फिल्में देखें या ये बिल्कुल। हो हल्ला हुड़दंगी, तो वैसा ही हमारा मन भी बनेगा। तो मेरा मानना तो हम्म, यही है, हालांकि बहुत लोग इससे सहमत नहीं होते और शायद हम्म, ना हो, कि बस सिर्फ हल्की फुल्की चीजें होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि हल्की फुल्की जरूर हो, पर कोई मैसेज जरूर हो, और उसमें एक आदर्श जरूर हो, जिससे हमारी पीढ़ी को कहानी पढ़ के ही तुम लोग सीखते। कहते हैं साहित्य समाज का आईना होता है, तो तभी तो हम बिल्कुल जानेंगे पढ़ेंगे। अब हम कहानी बिल्कुल। पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। जब हम गंदा देखेंगे या गलत देखेंगे तो वही लगेगा हमारे दिमाग में। तो बिल्कुल मेरा मानना तो यही है, हालांकि बहुत से लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होते हैं, परंतु मुझे यही लगता है। मेरी मैं वाइफ भी सहमत हूँ। कहानी लिखती है, तो वो भी जी वो भी यही कहती जी है कि भाई कहानी में संदेश नहीं होगा, इस तरह की बातें नहीं होंगी तो उसका मतलब क्या रहा। केवल जी मनोरंजन के लिए ही नहीं होनी चाहिए कहानियां, उसमें कुछ जी ऐसी बात भी होनी चाहिए कि हम उस पर अमल कर सकें, है ना। जी। बिल्कुल सर। सर एक और प्रश्न प्रश्न ये है, जैसे कि भाषा को लेकर खास करके काफी विवाद होता है कि जी भाई जी भाषा जो है वो, जब हम लोग कहानी लिखते हैं तो जी वहां पर खास करके किस भाषा का प्रयोग सही मायने में देखा जाए, आदर्श रूप जो हो, या फिर जो एक बार मैं पढ़ रहा था, ये झूठा सच है, झूठा सच से लेकर बहुत सारी चीजें, उपन्यास वगैरह हम लोगों ने पढ़ा, तो जी उसमें भी देखिएगा कि वहां पे जो राही मसूम राजा जी जो है उनका, जी 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 जी। तो उसमें भी उन्होंने ये बात, बहुत अच्छी बात कही कि मेरा पात्र अगर गाली देता है तो गाली ही देगा। बहुत हाँ बड़ी बात बिल्कुल उन्होंने कही। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात कही थी। तो जी कहानी निश्चित तौर पे उनके पात्रों के ऊपर है, पात्र जी जी को निर्मित करना, खास जी करके वो खाका जो है उसको तैयार जी। करने के पीछे कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं, या फिर कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब देखिए कहानी सबसे को। बड़ी बात तो बहुत से लोग आज भी देखते हैं कि अब वो जमाने लट गए कि
सूरज पूरब से निकल रहा था, बैलगाड़ी चली जा रही थी, ये आवाज, जी इतनी कल्पनाओं की अब जरूरत नहीं रहती। अब टू द पॉइंट बात करने की मुझे लगता है जी जरूरत होती है, क्योंकि इतना किसी को अब आजकल कहानी कोई पढ़ता भी नहीं है। उपन्यास तो बहुत पहले हम लोग उपन्यास लेके पढ़ते थे, पूरी पूरी सभा चट कर जाते थे 2 2 3 3 घंटे जी में। अब तो जी एक उपन्यास या कहानी भी लेके बैठते हैं तो 4 दिन में पूरी होती है, और जब अगले जी दिन पन्ना पलटते हैं तो भूल जाते हैं कि कल क्या पढ़ा था। तो और दूसरी चीज, भाषा बहुत सरल सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। हम बिल्कुल। राजभाषा विभाग में रहे हैं, वहाँ प्रभारी रहे हैं। तो वहाँ जी हमने भी ये परिपाटी डाली। बहुत से लोग हिंदी में सोचते थे कि हिंदी में हमारी स्मारका निकलती थी तो सोचते थे क्लिष्ट शब्द डालो तो लगेगा हम हिंदी वाले हैं। पर ऐसा मुझे नहीं लगता था। मैं उनको कहता था जी कि आप सरल से सरल शब्द डालिए बोलचाल की, और उसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप कौन सा जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी का नहीं है, नहीं हो संस्कृत का, उर्दू का, समझ में आना चाहिए। तो यही मैं आज भी, बहुत से हमारे पास कहानियां आती हैं छपने को, उसमें बहुत वर्णनात्मक रहता है, या बहुत से क्लिष्ट शब्द, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा बिल्कुल। बोझिलता होती है। अब हमने भी हम्म। जो दोनों कहानी पढ़ी, इसमें शायद ही कोई शब्द ऐसा हो जो जी ना समझ समझ में में ना आया आए हो। किसी को। हाँ, बिल्कुल मगर बिल्कुल। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानी आती है, मुझे भी डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है कि ये शब्द लिया है, गलत तो नहीं है। मैं कंफर्म होना हम्म। चाहता हूँ, फिर लेखक से पूछता हूँ कि मैं, क्योंकि देखिए कहानी कोई गजल नहीं है, या कोई ऐसा गीत नहीं है जिसमें हम बहुत प्रयोग करते रहें। ठीक है, बिल्कुल कहानी सहज भाषा में प्रवाह मान रहे तो उसका असर बिल्कुल होता है पाठकों पर भी, सुनने वालों पर भी। और अगर बिल्कुल। हम उसको बोझिल बना देंगे बहुत ज्यादा, हम उसमें डिटेल में चले जाएंगे तो उतना आनंद नहीं आता है। तो मेरा बिल्कुल तो यही मानना है कि सरल सहज हो, और एक प्रवाह हो उसमें बना रहे, जिससे सुनने में भी आनंद आए। नहीं तो आजकल कहानियां लंबी लंबी लिखते हैं, और इतनी लंबी कहानियां लिखी जाए उसमें कुछ मन ही ना लगेगा तो फिर जी। पढ़ेगा कौन, सुनेगा कौन? बंधा नहीं तो फिर सधा नहीं, वो भी है जी बिल्कुल निश्चित तौर बिल्कुल, पे। जी जी। बिल्कुल। सर एक और अब है इसमें, ये प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न, और उसके बाद हम आपको जाने देंगे आज के लिए, जी जी क्योंकि आपको जी जी सुनना है हमें। और जी जी सर जी प्रश्न ये है कि आजकल अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हम लोग धड़ल्ले से करते हैं, जी 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 जब कहानी लिखे या फिर कोई और भी हो, तो वहां जी पर जी जी क्या ये सही है, या हिंदी के लिए सही है, या फिर भाषा कहा, निश्चित तौर पे भाषा को कहा जाता है कि वो तो चलती चलती है ना, वो जी जी। चलेगी हाँ, और अपने साथ लेते भी चलेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सही है, या फिर तो इसे किस रूप में देखा जा सकता है सर? देखिए, यहाँ भी मैं एक अपने कार्यालय का जिक्र करना चाहूंगा कि हमने लोग कहते थे कि हिंदी बड़ा कठिन है, कई शब्द नहीं समझ में आते हैं, तो हम प्रयोग करने में हमें हिचक होती है। तो मैंने एक नया वहाँ प्रयोग किया था। हम लोग जब कोई दस्तावेज अनुवाद करते थे, और हिंदी का कोई कठिन शब्द होता था, उसके ब्रैकेट में हम लोग उसका अंग्रेजी भी लिख देते थे, और वो अच्छा। 2 4 बार लिखते थे। ये नहीं कि हम बार बार अंग्रेजी लिखते जाएंगे। जब वो चार जी पांच बार हो जाता था, फिर हम लोग उस हिंदी शब्द को ही, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जब तक वो प्रचलन में नहीं आई, कठिन शब्द भी होते हैं अगर प्रचलन में आते, अंग्रेजी के भी बहुत शब्द कठिन होते हैं, नहीं बोल पाते हम जी लोग, मगर वो जी प्रचलन की वजह से हम लोग बोल लेते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल हिंदी में हमने ये चलाया था कि मतलब कठिन शब्दों का अगर प्रयोग करना हो, और बीच बीच में अंग्रेजी भी अगर डालना हो, भारत सरकार का भी एक राजभाषा विभाग का भी एक नियम है, कहना है कि अगर हमें किसी भाषा से उसको प्रवाह में बनाने में मदद मिल रही है, तो हमें इसमें संकोच नहीं होना चाहिए कि हम अंग्रेजी, और हम लोग बोलचाल में जब बोलते हैं, दिन भर में अगर हम किसी से 1 घंटे बात करते हैं, उसमें 10 मिनट तो अंग्रेजी बीच में डालते ही हैं, है ना, वो जी एक आदत बिल्कुल। में हो गया है। तो आदत हो अगर गई हम उस जी। आदत को, अगर हम उसको जबरदस्ती अनुवाद करके कहानी में डालेंगे तो वो नाटकीयता हो जाएगी, है ना। हम बिल्कुल। सहज जो बात कर रहे हैं, तो जो शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल रच बस गए हैं, तो उसको जबरदस्ती अनुवाद करने की या हिंदी में ढालने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा हास्यास्पद भी हो जाता है। मगर ये जरूर है कि हम प्रयोग करते रहें, ऐसे शब्द गढ़ते रहें और उसमें शामिल करते रहें, जो धीरे धीरे उसकी आदत लोगों में पड़ जाएगी, तो वो भी सहज सहज लगने लगेगी, सरल भी लगने बिल्कुल। लगेगी। तो ऐसा प्रयोग चलता रहना चाहिए, बाकी किसी भाषा से गुरेज नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारी एक पॉलिसी है, बहुत हमने एक अपनी पॉलिसी अपनाई थी कि मैं जी कहीं भारत नेपाल में मेरे बहुत से लोग हैं, मेरी संस्था के कार्यक्रम भी होते रहते हैं जी भूटान में और नेपाल में। तो मैं जब वहां जाता हूँ तो उनसे इतनी भाषा उनकी जानकारी लेके जाता हूँ कि मैं उनसे उस भाषा में हाय हेलो कम से कम कर सकूं। तो मैंने उनसे जी सीखता हूँ, और मुझे लगता है कि उसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है कि जो मैं अगर अंग्रेजी बोलता या अपनी भाषा में बोलता, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा अगर मैं उनके भाषा में, नेपाली में मैं किसी को बोल दिया धैर्य धैर्य रामरो लागो, तो वो ग्लेड हो जाता है आदमी एकदम। जी उसे जी लगता है जी ये तो कोई जी। मेरा भाई मिल गया। और वाह ऐसे ही बहुत मेरे सही। साथ है, जब वो मुझसे चैटिंग होती है तो वो लोग हिंदी में लिखते हैं, मैं उनकी भाषा में,
इतना हाँ ज्यादा हाँ नहीं आता, मगर सिर्फ हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट हैप्पी बर्थडे, जी ये उनकी भाषा लिखता हूँ। तो उससे बहुत संबंध प्रगाढ़ होते, तो अपनी भाषा का महत्व तो है ही। मगर हम जब ये हम सोचे कि हमारी भाषा तो सब अपना है, दूसरी की भाषा की हम वो ना हाँ करें, तो वो भी नहीं है। तो हम उनकी भाषा में घुल मिल जाते हैं, तो वो मेरी भाषा में घुल मिल जाते हैं, फिर कहीं कहीं कंपटीशन नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि शब्दों का प्रयोग चलता रहना चाहिए, और उससे भाषा का प्रभाव बना रहता है। अगर हम एकदम बोझिलता ला देंगे कि बिल्कुल वही लौह पथगामिनी वाला हिंदी में डालने लगेंगे, तो हास्यास्पद होगा और लोगों को मजा भी नहीं जी आएगा। तो जी मेरा जी मानना तो जी यह है कि शब्दों के प्रयोग में कोई ऐसी कंजूसी या कोई वो ईर्ष्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं बस होनी हाँ, ये चाहिए। जरूर है कि पूरा उसका अंग्रेजीकरण ना हो जाए, ये ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए, है ना। बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहा भी जाता है कि भाषा जो है, सर से आज हम लोगों ने काफी सीखा और काफी कुछ जी जानने को मिला। आज हम लोगों ने सीखा है कि कैसे वाचन करना है, कैसे कहानी लिखनी है और कैसे गढ़नी है, और किस प्रकार से वाचन जो है, वाचन सही माने में अद्भुत, और बांधा कैसे जाता है, और इस तरह से आभासी दुनिया में कैसे संपर्क जोड़ा जाता है, आज सर से हम लोगों ने सीखा है। जी हाँ। और हमने ये भी सीखा कि भाषा जो है वो दुराव की नहीं है, वो तोड़ने जी की नहीं है, विघटन की नहीं है, वो जोड़ने की है। आप बिल्कुल एक बिल्कुल। कदम बढ़िएगा, अगर मलयालम अगर हम सीखते हैं तो वो भी जी हिंदी सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हमने कभी नहीं कोशिश की कि हम मलयालम सीखे या फिर वहां की भाषा सीखे। जब हम बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेंगे तो निश्चित तौर पर वो क्यों करेंगे? निश्चित तौर बिल्कुल पर यही नहीं बात है। हम करेंगे। लोग तो नहीं करेंगे। थोपने में लग बिल्कुल जाते हैं ना हम लोग, कि नहीं हिंदी बिल्कुल। बोलना ही है आपको। हम नहीं उनको नहीं, प्यार थोपना करेंगे, नहीं। वो हमें प्यार करेंगे, वो हमारी बिल्कुल भाषा बिल्कुल। को उतनी तवज्जो देंगे, है संस्कृति ना। और भाषा आदान जी प्रदान की चीज है, और जब बिल्कुल तक हम बिल्कुल। लोग आपस में नहीं बांटेंगे, नहीं मिलेंगे जुलेंगे, निश्चित तौर पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तभी बहुत कुछ सीखता है, आदान बिल्कुल प्रदान बिल्कुल। करता है। आज एक प्लेट में देखिएगा, शादी विवाह में वहां पे चाउमीन भी है, बर्गर भी है, सब कुछ जी है जी ना, जी ढोकला भी मिलेगा। सब रसम वगैरह सब कुछ मिलते हैं, इडली भी मिलेगी। जी तो जी एक जी एक प्लेट में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, तो क्यों नहीं जी हमारे करिकुलम में सारी भाषाएं हो सकती हैं, और सारी जी जी। भाषाओं में अपना करिकुलम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो और सकता सर एक बात और है। जी बताएं, कि जैसे कुछ जमाना बहुत बदला है। पहले हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, बहुत लोग ऐसे जी आरोप लगाते रहते कि मुस्लिम हम लोगों का प्रसाद नहीं खाते, हम लोगों के भगवान को नाम नहीं लेते। मगर मेरे बहुत सारे, मतलब ज्यादातर दोस्त ऐसे हैं जो सुबह सुबह जी मुझे जी राम जी। राम करते हैं, और वो मुझे बताइए। राम राम करते हैं, मैं सलाम करता हूँ। तो ये बिल्कुल कल्चर एक दूसरे को इज्जत देने से ही मिलती है ना। अगर हम बिल्कुल। अड़ जाए, वो सोचे कि हम राम राम क्यों कहें, ये सलाम क्यों कहें, या जी खुदा हाफिज क्यों बिल्कुल कहें। ऐसे ही किसी भी प्रांत में हम जाते हैं तो हम दो चार शब्द जरूर सीख के जाते हैं, चाहे उल्टा पुल्टा ही बोले। और वो बोलते हैं तो वो बस समझ लीजिए वहां माहौल ही बदल जाता है एकदम से। जी बिल्कुल। तो हमारे हमारे हाफिज जी हैं यहाँ पर, अपने जो मौलवी साहब हमारे मित्र हैं। जी फिर से जी यहाँ जी पर हम लोग जो है चर्च में भी हम लोग जाते हैं, उसके जो जी प्रार्थना सभा होती है, मैं स्वयं उसमें जी जी जुड़ता भी हूँ, है ना। हाँ कुरान मैं स्वयं पढ़ा हूँ, कुरान पढ़ा जी हूँ। जी फिर से जी बाइबल तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ। फिर से जी अपना जी जो है सारी चीजें जो है पढ़नी है, जब तक आप पढ़िएगा नहीं बढ़िएगा नहीं, मेरा बिल्कुल ये बिल्कुल। मानना है। और इन मैं तो ये मानता हूँ, इंसान है तो इंसान की तरह जी लें, है कि नहीं? जी बिल्कुल इंसान है बिल्कुल तो इंसान की तरह जी लें। और धर्म मजहब जो है वो जोड़ने की चीजें, तोड़ने की बिल्कुल नहीं है, उससे सीखें और उसका रसास्वादन करें, उसमें बिल्कुल जाने बिल्कुल। कि वो चीज। जी अक्सर क्या होता है कि हम लोग बिना जाने उसको कहते नहीं ये गलत है। बिल्कुल 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 प्रवृत्ति हमारी जो है, नकारात्मक सोच है, इस पर कहानियां जरूर आनी चाहिए कि ये उस ओर जो है, जितने भी हमारे जी आप भी हैं सर, हम सब नहीं हैं, इस ओर समाज को एक दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। खास करके समाज को, बच्चे तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल। समाज जी को जी जी ये कहानी कुछ जी ऐसी आए जहां पर कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि जी अपना देश जो है बहुभाषिक देश है, जी जी बहुत जी सामुदायिक देश है ना, और बहुत धर्मों से मिला जुला देश है, और इसी इसकी खूबसूरती इसी में है। तो क्यों नहीं कहानियों के मार्फत से ये विखंडनवाद जो है, ये जी जी टूटन जी का जो टूटन के बाद घुटन की स्थिति होती है कहा जाता है, हाँ, वो उसे हम लोग दरकिनार करें और जुड़ें, कहानियों से जुड़ें, किस्सा गोई से जुड़ें, हमसे जुड़ें, सर से जुड़ें, क्योंकि हम लोग आते रहेंगे। जी हाँ। जी जी हमारे जी साथ हैं जी सुप्रसिद्ध साहित्यकार किशोर श्रीवास्तव जी। और आज इनसे हम लोग मिलकर लाभान्वित ही नहीं हुए हैं, बहुत कुछ सीखे भी हैं। तो दोस्तों, यूं ही मिलते रहें। और सर से निवेदन है कि एक और कार्यक्रम हमारा होता है 9 बजे से, जिसमें कविताएं होती हैं, गजलें होंगी, और उसमें हम सर आपको सुनना चाहेंगे।
जी जी, ये जरूर पक्ष जरूर। हमने देखा है, दूसरा देखने के लिए हम ललायित हैं, सुनने के लिए ललायित हैं। आप समय जी निर्धारित कीजिए, हम हाजिर हैं, ये मंच हाजिर है। हिंदी जी हिंदी है जिंदगी, हिंदी शिक्षण मंच, समाज्ञा और अपना जो है विश्व यात्रा टाइम्स जो है, हम सभी हैं तैयार। और इसके जितने भी साथी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक कवि जितने भी लोग हैं, सभी देश विदेश हिंदी की सेवा हो रही है, दिल से हो रही है। और इसीलिए किस्सा गोई में हम सभी जुड़े हैं। आप सभी को नमन, पुनः नमन सर, आपको चरण वंदन आपका। नमस्कार नमस्कार बहुत नमस्कार। आनंदित हुए आज आपको एक हाथ सुनकर। में सुंदर मोबाइल नाम। है, इसलिए एक ही हाथ से सलाम कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी हाँ, जी दिल से दिल मिले वो बहुत बड़ी बात जी है। जी जी, बिल्कुल सर। शुक्रिया और शुक्रिया बहुत। साथ रहें और हिंदुस्तान की सदैव जय बोलें। और जी सही माने में देखा जाए कि अपनी जो पहचान है, वो हमारी जो पहचान है, वो संस्कृति जो है, उसको जी जी बना कर रखें, मिल के जी रहें। जी, टुटन की नहीं, घुटन की नहीं। आइए मिलन की गीत हम लोग गाएं, क्योंकि बिल्कुल अब देश को आवश्यकता इसी की है। जी हाँ बिल्कुल। दोस्तों, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे देश हो, चाहे पूरा विश्व हो, परिवार की तरह रहना है। नमस्कार, फिर होगी बस मुलाकात आप सभी से किस्सा गोई में। सर हमारे साथ पुनः जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। चरण वंदन आपको। नमस्कार।